झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बचाने में कांग्रेस की भूमिका को बताया। साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की विचारधारा का विरोध करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार उन्हीं 2-3 अरबपतियों को पूरी की पूरी पूंजी पकड़ा रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ी सी देर में जो झारखंड में आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है। इसमें हमने एक शब्द, न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की आपकी पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में जो हुआ इसकी परिकल्पना हम लोग पहले से ही कर रहे थे। 31 जनवरी को दिन के 1 बजे से जो राजनीति नाटक शुरू हुआ, इसके मुख्य किरदार कई लोग बने और इसे रूपांतरित करने में केंद्रीय एजेंसी का सहारा लिया गया। लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा और ये भी देखा कि ये राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावक विहीन था, कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। पार्टी के कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राज्य में जो स्थिति बनी उसे सबने देखा। ये केवल और केवल असंवैधानिक साजिश थी। घटनाक्रम के बाद राज्यपाल का दिल्ली जाना, इसको आप देखेंगे तो लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए हैं। भाजपा 2014 से 2019 तक इस राज्य के अस्तित्व को मिटाने की परिकल्पना कर रही थी। हमारा नारा था, हेमंत है तो हिम्मत है। भाजपा जानती थी कि वो हिम्मत के सामने नहीं घुस पाएगी, इसीलिए चोर दरवाजे से अंदर आने का प्रयास किया। राज्य को ही विघटित कर देने की परिकल्पना कर रहे थे। वो जनता के द्वारा नकारे गए, लेकिन ये राजनीतिक ढीठ लोग, इनका एक मंत्र है कि जनता ने आशीर्वाद दिया तब तो सरकार बनाओ, यदि जनता ने नकारा तो सरकार जरूर बनाओ। इसका उदाहरण कर्नाटका ने देखा था, मध्य प्रदेश ने देखा था, महाराष्ट्र में देखा था। इधर लोहरदगा जिले में अपराधी बेखौफ नजर आए। जिले के कुंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत समिति पूनम देवी के पति सह पूर्व पंचायत समिति सदस्य संतोष मांझी उर्फ मंगलू को भरी बाजार में अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। संतोष मांझी बाजार के ठेकेदार के नाते पैसा वसूलने का कार्य कर रहे थे। रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी और इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुंडू एवं कुंडू साप्ताहिक हाट को बंद करवा दिया है।
चलिए अब रुख छत्तीसगढ़ की खबरों का करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत झलप में गुरु रविदास महासभा के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप और राम विचार नेताम, कैबिनेट मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सर्वप्रथम संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पण किया। वहीं विभिन्न समुदाय एवं सामाजिक गणों द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया गया। रविदास समाज के जिलाध्यक्ष देवेंद्र रौतिया ने मंच से मुख्यमंत्री साय को आग्रह किया कि जो लोग धर्मांतरण करते हैं उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति एवं समाज के हों। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत श्री रविदास के आशीर्वचन मन चंगा तो कठौती में गंगा इसका मतलब बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मन से साफ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या समाज का हो। हमको चिट्ठी मिल गई है कि हेलीकॉप्टर से जाना है तो अब जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए जो भी हम लोग का कमिटमेंट है मोदी की गारंटी में, चाहे वो 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का काम या फिर भूमिहीन मजदूर किसानों को 10,000 रुपया सहयोग के रूप में देने का काम, ये सारा काम हमारी सरकार आने वाले 5 साल में पूरा करेगी। और आज यहाँ पर समाज के जो अध्यक्ष हैं समाज की समस्याओं के विषय में अवगत कराए हैं। हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आप सब लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है तो निश्चित रूप से आप लोगों की मांग को हम लोग पूरा करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने नए आवास पर आ चुके हैं। आने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी की सारी गारंटी फेल हो रही है। उन्होंने पहले गारंटी ये दी थी कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 2 साल का जो रुका हुआ बोनस है वो किसानों को दिया जाएगा, लेकिन दिया तो मगर दिया गया आधा अधूरा। किसान आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दूसरी गारंटी जो आज उन्होंने लागू की है महतारी वंदन योजना, जिसका फॉर्म 5 तारीख से ऑनलाइन मिलना चालू हो जाएगा, उस पर भी ऐसे क्राइटेरिया बना दिया गया है कि महिलाएं इसमें वंचित रहेंगी। जब अपने चुनावी भाषण में कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी को भी पैसा मिलेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी को भी, तो आज क्राइटेरिया रखने की जरूरत क्या थी? जो 60 लाख फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरवाए थे, मुझे तो नहीं लगता कि इतने लोगों को भी पैसा मिल पाएगा। नक्सली वारदात पर कटाक्ष करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली नीति भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नहीं रही। गृह मंत्री जी कभी कहते हैं फोन से बात करेंगे, कभी जवानों के बीच में जाकर कहते हैं कि बातचीत से हल निकाला जाएगा, नहीं तो घुसकर मारेंगे। देखिए, मोदी की गारंटी शुरुआत ही में वो असफल रहे। जब उन्होंने कहा कि भाई हम, मोदी की गारंटी थी 16, 17, 17, 18 के जो बोनस की राशि है उसे किसानों को दी जाएगी, जबकि दिया गया है 14, 15 और 15, 16 का। जबकि 14, 15 में वैसे भी सूखा पड़ा था, बहुत कम किसान धान बेच पाए थे और वो राशि सबको मिल भी नहीं पाया है। किसी को 2 किस्त मिला है, किसी को 1 किस्त मिला है, किसी को मिला भी नहीं है। और इस बीच में जो नामांतरण हुए, बंटवारा हुए या फौत उठाए, वो किसान आज भी भटक रहे हैं, उसको मिली नहीं है। तो पहली गारंटी तो पूरी तरह से असफल रहा है। इधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट ने अंबिकापुर में दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सभा स्थल और रूट का जायजा लिया और बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय, प्रभारी सचिव चंदन यादव, संयुक्त सचिव विजय जांगीर, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण स्वास्थ्य मंत्री और नगरीय निकाय का प्रभार संभालने वाले अरविंद साहू ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे पास जो 3 विभाग हैं उसकी समीक्षा बैठक मैंने ली है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हितग्राही मूलक कार्य पूर्ण होने चाहिए, जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए और इसका प्रभाव आप देख भी रहे होंगे कि नगर निगम नगर पालिका के सीएमओ कमिश्नर सुबह 6 बजे से अपने कर्मचारियों के साथ फील्ड में नजर आ रहे हैं। हम ये प्रयास जारी
रखेंगे और आने वाले समय में आपको और भी काम स्वच्छता विकास छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। जिले में मेरे पास जो 3 विभाग हैं, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन, इन तीनों विभाग के कामों की मैंने समीक्षा की, कामों की प्रगति को जाना, कौन सी योजना कहां तक पहुंची है, इन सब बातों की चर्चा की। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गुणवत्ता युक्त काम कराएं, समय सीमा पर काम को पूरा कराएं और नियमित रूप से कामों का मॉनिटरिंग करें, निरीक्षण करें ताकि काम ठीक प्रकार से हो। इधर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने मार्गदर्शन एवं नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देशन में रायपुर शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान संचालित किया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई के साथ ही आम नागरिकों की स्वच्छता की अपील के साथ जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैट्स यूनिवर्सिटी ने स्वच्छ भारत मिशन, रायपुर नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलकर शास्त्री बाजार में नो प्लास्टिक कैंपेन कर जनता को जागरूक करने का काम किया। इस अभियान के अंतर्गत यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने अपने हाथों में बने कपड़े के थैलों का निःशुल्क वितरण कर नागरिकों से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की, साथ ही उपस्थित नागरिकों को स्वच्छता में योगदान की शपथ दिलाई। इस दौरान रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक जनसंपर्क आशीष मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी रघुमणि प्रधान, सहायक नोडल अधिकारी योगेश कडू के साथ मैट्स यूनिवर्सिटी के कुलसचिव गोकुल नंदा पंडा, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट हेड परविंदर कौर, सहायक प्रोफेसर प्रीति भट्ट और यूनिवर्सिटी की छात्राएं शामिल हुईं। इधर राजनांदगांव पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में गांजा तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर लालबाग पुलिस टीम ने शहर के समीप फरहद चौक पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर घेराबंदी करते हुए उक्त कार को रोका। वहीं कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट में लगभग 42 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया। इस मामले में लालबाग थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस गांजे के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि गांजा वो उड़ीसा से डोंगरगांव ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 42 किलो गांजा बरामद किया है और जिसकी कीमत 4,20,000 रुपए आंकी गई है। वहीं इस तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। फरहद चौक में गांजा रेड कार्रवाई किया गया है, जिसमें उड़ीसा से डोंगरगांव की ओर गांजा तस्कर करते आरोपी लोकस मिलर के पास से वैगन-आर वाहन में 42 किलो गांजा की जब्ती की गई है। इसकी अंतर्राज्यीय कीमत 4 लाख से ऊपर है। आरोपी का नाम लोकस मिलर है, जो मूलतः मोहला का रहने वाला है। अभी उसे कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। इधर राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली समाज के बैनर तले सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुस्लिम तेली समाज के 18 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि खर्चीली शादियों की प्रथा बंद कर सामूहिक विवाह के आयोजन के माध्यम से विवाह संपन्न कराए जाने का संदेश देने मुस्लिम तेली समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से घराती और बाराती शामिल हुए और पूरे रीति रिवाजों से निकाह संपन्न कराया गया। इस आयोजन को लेकर समाज के लोगों ने कहा कि आज के दौर में शादी काफी खर्चीली हो गई है। शादियों पर फिजूल खर्ची भी काफी होती है। समय और पैसे की बचत का संदेश लेकर इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इस विवाह में अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी का विवाह संपन्न कराया गया। जी, इज्तिमाई निकाह हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे कि आयोजन को लेकर कितने जोड़े हैं क्या? जी, ये छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली जमात की तरफ से 18 जोड़ों की शादी इस बार हो रही है। पिछले साल भी हुई थी और आगे भी होगी। ये 18 जोड़ों की शादी एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है।
छत्तीसगढ़ तेली मुस्लिम जमात की, और इसमें पूरे समाज ने बहुत अच्छे ढंग से ताउन किया है, मदद की है बड़े तन मन धन से, और इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। और देखो आप, इतनी भीड़ और इतने जोड़े एक साथ जो शादी हो रही है, तो बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ मुस्लिम तेली समाज के द्वारा ये कदम, और बहुत अच्छा कदम, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। खबर उत्तराखंड से। हरिद्वार स्थित BHEL की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मुख्यमंत्री की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल उठाया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए राज्य सरकार की नजर भले ही भेल की जमीन पर हो, लेकिन पिछले दिनों इन्वेस्टर्स समिट का काफी हल्ला हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी तक धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत ने हजारों BPL कार्ड धारकों के लिए भी आंदोलन करने की बात कही। इसके अलावा हरीश रावत ने UCC, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। जो है इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले, 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए, और वो सब BPL के कार्ड धारक हैं, और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट जाने में हैं, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। BHEL को नुकसान न पहुंचे, यदि BHEL की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ BHEL के साथ नहीं होने तक कोई चीज धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब और 2018 में भी इसी तरीके का एक समिट हुआ था जिसमें 1,25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे। इधर हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन भी दिया गया। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समय हरिद्वार जनपद में जिला पंचायत द्वारा बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उनका प्रयास है कि आने वाले समय में हरिद्वार जनपद को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जाए। यही कारण है कि उनके द्वारा बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों के प्रस्ताव माने गए और 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही हरिद्वार के जिला पंचायत सदस्यों का एक दल उड़ीसा जाएगा और वहां के विकास मॉडल को देखकर हरिद्वार में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। साल है, उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है। जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए, उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है, उसको कैसे कैसे कहाँ लगाना है, उस पर ही हमारा ये मीटिंग हुई है। देहरादून के मुख्य घंटाघर चौक पर अक्सर ऑटो विक्रम के भारी संख्या में संचालन की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है और जिससे निपटारा करने के लिए आरटीओ की बैठक में इस क्षेत्र में संचालित होने वाले व्यावसायिक वाहनों पर GPS लगाए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस निर्णय का उत्तराखंड प्रदेश ऑटो एवं विक्रम महासंघ विरोध करता नजर आ रहा है। महासंघ का कहना है कि 3 पहिया वाहनों पर GPS लगवाना MV एक्ट के अंतर्गत अधिकृत नहीं है, क्योंकि 3 पहिया वाहन खुले होते हैं, जिसकी वजह से GPS की चोरी होने का डर भी है। महासंघ के अनुसार आरटीओ इस तरह के नियम लागू करके ऑटो और विक्रम संचालकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जिस वजह से ये संचालक चाहते हैं कि अपने इस फैसले को आरटीओ वापस ले और संचालन को उसी प्रकार जारी रखे जिस प्रकार पूर्व में किया जा रहा था। ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, ये देखिए, ये ऑर्डर 2019 का है, 2019 का। क्या ये STA का ऑर्डर RTA में नहीं होगा? ये जो 2019 में गजट ऑफ इंडिया सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का जो कानून बना है, क्या इन RTO और RTA इन सब लोगों को परिवहन डिपार्टमेंट को मालूम नहीं होगा? इन सबको सब चीज मालूम है।
सब कुछ मालूम होते हुए भी ये गैर कानूनी ऑर्डर्स करते हैं हमारे अगेंस्ट और हमारा उत्पीड़न करते हैं। हमारी आज की प्रेस वार्ता सिर्फ इस बात पर है कि हाईकोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर पिछले 20 साल से हमारे विचाराधीन नहीं है, सारे उनके बारे में ऑर्डर्स भी दिए हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। इधर ऊधम सिंह नगर जनपद की थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की। उक्त मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में किया और जिसमें बताया गया कि थाना ट्रांजिट कैंप के अंतर्गत अलग अलग लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट को दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए जुट गई। चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। एक का नाम है दीपक शर्मा जो मूलतः बरेली के हैं और दूसरा विजय शर्मा जो मूलतः पीलीभीत जनपद के हैं। इन दोनों पर ही हमारे 2 मुकदमे जो ट्रांजिट कैंप थाना में दर्ज थे, उनकी बाइक चोरी का आरोप है। इनसे कुल 4 बाइकें बरामद हुई हैं, बाकी 2 बाइकों को तस्दीक किया जा रहा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली, अभी इन्हीं दोनों का नाम प्रकाश में है। पहले भी 4 वांछित नहीं है, 4 मुकदमों में पकड़े गए थे पंतनगर थाना के, वहां पर ये लोग गिरफ्तार हुए थे। बाइक 4 बरामद हुई है। इधर आगामी लोकसभा चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सीमांत जिले हरिद्वार की पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करा है और हरिद्वार के सीआर में इंटर स्टेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार जनपद से सटे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक में सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब और अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक, पेशेवर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। यूपी से सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ संयुक्त टीमों का गठन करके क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। चलिए, स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।